हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर यूजीसी नेट, जो कि आपके नेट और यूपीएचईएससी के फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आता है। उसकी थर्ड क्लास है आज ये। इसमें हम आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पहले भी पिछली क्लासेस में भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझ चुके हैं, लेकिन अब आपका जो न्यू अपडेटेड सिलेबस आया है, ये क्लासेस अब उसी के अकॉर्डिंग चलेंगी, जिसमें आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक अलग से सब हेडिंग के रूप में गिवन है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे। और ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड पॉलिसीज़ के लिए हमें एक क्लास और लेनी पड़ेगी। आज की ये क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है। एक ऐसी चीज़ें या ऐसी पॉलिसीज सिस्टम्स जो हमारे देश की आर्थिक परिस्थितियों यानी कि इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड पॉलिसीज जो किसी व्यवसाय के वर्क को या उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन रेट्स हो गए, पॉलिसीज़ हो गई, इंटरेस्ट रेट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट पोजीशंस, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो टाइम टाइम पे आती हैं, जितने भी इकोनॉमी या आपकी मनी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ऐसी सिचुएशंस एंड पॉलिसीज जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करें और जिनका रिलेशन आपकी इकोनॉमी से हो। इकोनॉमी मीन्स आपकी मनी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो जैसा कि देखिए इसमें नोट्स में लिखा, मैंने मेंशन भी कर रखा है, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिफर्स टू द ओवरऑल इकोनॉमी सराउंडिंग एन इंडस्ट्री और बिजनेस इंक्लूडिंग इट्स कंपटीशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या रिफर कर रहा है, ओवरऑल इकोनॉमिक सराउंडिंग, जो आपके बिजनेस के या इंडस्ट्री के आसपास जितने भी हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो सारी ही फैक्टर्स हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो इट इनकम्पासेस डिफरेंट फेजेस ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी में अलग अलग फेज आप आते, कभी देखते ग्रोथ आ रही, कभी डिक्लाइन आ रही, कभी इन्फ्लेशन, कभी रिसेशन। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे बिजनेस इन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है या बिजनेस के डिसीजंस है या परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती हैं या इफ़ेक्ट डालती हैं। अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है, यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ेगी और मनी, जो आपका मनी की वैल्यू कम होगी, तो इससे क्या होगा, आपकी इंडस्ट्री की या बिजनेस की डिमांड पे और सप्लाई दोनों पे इफ़ेक्ट होगा, जिसके कारण प्रॉफिट और लॉस दोनों पे ही इफ़ेक्ट हमारा होता है। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी के जितने भी फेजेस हैं वो सारे ही इंक्लूडेड हैं हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। दिस एनवायरनमेंट इज शेप्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, पिछली क्लास में भी बताया था कि 3 फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड आपकी गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। ये तीनों ही फैक्टर्स मिल के हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को जो है क्रिएट करती हैं और ये इफ़ेक्ट भी करती हैं। ठीक है, तो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अभी आप पहला पढ़ोगे इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम्स के अंदर बताया था 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, है ना, जिसको भी पब्लिक सेक्टर को हम सोशलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर, इसको हमने एज ए पढ़ा था आपकी कैपिटलिस्ट सिस्टम, है ना, और तीसरा आपका आ जाएगा मिक्स्ड। पब्लिक सेक्टर या फिर आप सोशलिस्ट सिस्टम में क्या है, इन्वॉल्व होते हैं गवर्नमेंट,
ठीक, जो हमने बताया था आपको, हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं उन पे ओनरशिप जब गवर्नमेंट की होगी तो वो हमारा पब्लिक सेक्टर या फिर उसे कैपिटल सोशलिस्ट इकोनॉमी के रूप में हम समझते हैं, जानते हैं। सेकेंडली क्या है, प्राइवेट सेक्टर, या फिर इसे हम कैपिटलिस्ट सेक्टर भी बोल सकते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो हमारे जो प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इन पे ओनरशिप किन की होगी, प्राइवेट सेक्टर्स की, ठीक है। और जब दोनों बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट का को एग्जिस्टेंस होता है हमारी इकोनॉमी में, तो वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। आगे पढ़ते हैं, जो हमारे फैक्टर्स हैं, हमारे ऐसे फैक्टर्स जो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इफेक्ट डालते हैं। तो ये देखिए, पहला आ रहा है आपका इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम आपको पहले की क्लासेस में बताया जा चुका है। इकोनॉमिक सिस्टम इज द फ्रेमवर्क थ्रू विच ए सोसाइटी और कंट्री मैनेज द प्रोडक्शन, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा आप कह सकते हो फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप अपनी कंट्री की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विस, इन सभी के प्रोडक्शन को, इनके कंजप्शन को और इनके डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या करते हो, जो है एनालाइज करते हो और उन पे अपनी मैनेज करते हो उन्हें, ठीक है। दिस सिस्टम डिटरमाइन हाउ टू मीट सोसाइटीज अनलिमिटेड नीड्स यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये जो हमारे सिस्टम्स हैं इनके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि अपनी सोसाइटी के अनलिमिटेड नीड्स को हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू कैसे फुलफिल करें या उन्हें सेटिस्फाई करें। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ, ये गलत यहाँ पे आपका जो है टाइप हो गया है, इसको सही कर देते हैं, ठीक है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे। कैपिटलिस्ट सिस्टम या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या हमें इसे प्राइवेट, जहाँ पे हमारी क्या है, तो प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप होती है, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पे हमारा प्राइवेटली ओन्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा एक क्वेश्चन और आपका इसमें मोस्टली पूछा जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है आपकी प्राइस डिटरमाइनेशन या फिर आप कह सकते हैं डिसीजंस किनके थ्रू होता है, तो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होता है, जिसे कि हम एज ए मार्केट फोर्स के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो मार्केट फोर्स हैं इसको हम किसके रूप में जानते हैं, ये जो मार्केट फोर्स डिमांड और सप्लाई को एक कंबाइंड जो रिप्रेजेंटेशन है मार्केट फोर्सेस के रूप में आप कर सकते हो। तो आपके ऑप्शन में कभी कभी ये भी लिखा होगा, डिमांड और सप्लाई न लिख के सीधे लिख देंगे मार्केट फोर्सेस, ठीक है, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ये जो है वर्क करती है, या फिर इनमें डिसीजंस जो लिए जाते हैं थ्रू मार्केट फोर्सेस या फिर डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि जो आपकी जो है मार्केट में या इकोनॉमी में प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइनेशन होगा वो डिमांड और सप्लाई की कंडीशंस पे बेस्ड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, ठीक है, और सप्लाई उसकी उस हिसाब डिमांड को मीट करने के लिए उतनी सप्लाई आपकी इकोनॉमी में या इंडस्ट्री में नहीं हो पा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आपकी डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी इस प्रोडक्ट की, तो उसका क्या हो जाएगा, प्राइस में अपने आप जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई की जो कंडीशंस हैं वो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को या उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं उन्हें जो है क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम होता है या फिर एग्जिस्टेंस ही नहीं होती है, नॉट एग्जिस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इसलिए यहाँ पे हमारे सारे फैक्टर्स और डिसीजंस डिमांड एंड सप्लाई या फिर हम कह सकते हैं मार्केट फोर्स के थ्रू जो है गवर्न होते हैं। नेक्स्ट हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें सेम चीज़ है, बस क्या है आपकी जो प्रोडक्शन के जितने भी आपके मीन्स हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर आप कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन पे हमारी ओनरशिप किसका होता है,
सोशलिस्ट इकोनॉमी का होता है, यानी सोशलिस्ट यानी गवर्नमेंट का। अच्छा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन फोकस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? इनका जो है मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, ये होती है हमारे जो है सोसाइटी को वेलफेयर के लिए होती है मोस्टली, ठीक है। यानी कि जैसे सोसाइटी के हर सेगमेंट के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का, रिसोर्सेस का, और हर किसी को इक्वल राइट्स हो उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को अवेल करने का, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन पर्पस जो है प्रॉफिट मेकिंग ना होके कह सकते हैं आपका जो है सोसाइटी का वेलफेयर होता है। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी वर्क होते हैं वो अपने प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पस से किए जाते हैं। ये जितने भी टर्म्स अभी आपको बताए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से सुनिए और इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमारी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का क्या हो जाता है, हमारा एक तरीके से बॉन्डिंग हो जाती है या को एग्जिस्टेंस हो जाती है। दोनों ही सेक्टर्स हमारे वहाँ पे आपको जो है दिखेंगे, ठीक है। और हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है आपका जो है लेजियस फेयर, ठीक है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है ये डिसीजन यहाँ पे लेजियस फेयर के रूप में होते हैं, ठीक है। ये टर्म आपको हम फिर अगले किसी नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, जब ये आपका इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, वो इससे रिलेटेड टर्म है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लीजिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप, सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट सेक्टर की ओनरशिप, मिक्स्ड इकोनॉमी को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिज्म, एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है डिसीजन मेकिंग थ्रू मार्केट फोर्सेस और सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपका क्या हो जाएगा? ये आपका होगा जो है किस पे? गवर्नमेंट सेक्टर की ओनरशिप होती है, इसलिए यहाँ पे सारे डिसीजंस भी गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी, आप समझ चुके हैं। दोनों का क्या कह सकते हैं आप? टोटल दोनों की को एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो अब जैसे हमने आपको इसमें बताया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या हमने बताया, एक टर्म आता है लेजियस फेयर। यहाँ पे आपको हम यहाँ पे इसको नोट भी कर दे रहे हैं ताकि आपको दिख जाए यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग होती है LAISSEZ, लेजियस FAIRE सिस्टम SYSTEM, ठीक है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं लेजियस फेयर सिस्टम आपका क्या कहलाता है? ये जो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये हमारी लेजियस फेयर सिस्टम भी कहलाती है। लेजियस फेयर सिस्टम का मतलब होता है लेस इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज इक्वल टू लेजियस फेयर सिस्टम, यानी नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी प्योरली या फुल्ली इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, यानी ओवर जो है इनकी प्रॉपर्टीज पे या प्रोडक्शन पे ओवरऑल कंट्रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी अब हो चुका है कई बार। अब हम नेक्स्ट आते हैं, इसका सेकंड जो हमारा फैक्टर है जो हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को क्या करता है? इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक कंडीशंस। ये आपको पहले भी बता चुके हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस जो हमारी देश या कंट्री की ग्रोथ को या हमारी कह सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करें। जैसे एक आप कह सकते हैं आपकी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फैमिली की इनकम, ग्रोथ रेट, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
से हम अपना अंदाज़ा लगाते हैं, उसी प्रकार से अपनी देश या किसी भी कंट्री की या इकोनॉमिक कंडीशंस के थ्रू उनकी वेल्थ का और उनकी प्रॉस्पेरिटी का हम क्या निकालते हैं, अंदाज़ा या फिर गेस करते हैं, जिसमें कि जो फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, जीडीपी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, मार्केट में गुड्स और सर्विस की अवेलेबिलिटी हो गई, कैपिटल की अवेलेबिलिटी हो गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी का सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जिस कंट्री के पास जितनी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगी, उस देश को उतना ज़्यादा जो है प्रोस्पेरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। जैसे कि आप अभी सुनते हो बीच बीच में कि इकोनॉमियों का जब हमारा ओवरऑल वैल्यूएशन होता है तो हम कहते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी 5th नंबर पे है, कुछ सालों में 2030 तक ये 3rd पोजीशन पे आ सकती है। तो ये हम किसके थ्रू इंडिकेट करते हैं, यही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के थ्रू, है ना। तो हम कहते हैं कि चाइना में ज़्यादा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी वो हमारे इंडिया से ज़्यादा वेल्दी है, नेशन है, या फिर यूएसए में। तो ये जो हम लगाते हैं गेस या फिर जो भी हम इवेल्युएशन करते हैं, वो किसके पॉइंट थ्रू, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पास, ठीक है। जिसके पास जितनी ज़्यादा रिजर्व, उस कंट्री की कह सकते हो आप औकात उतनी ज़्यादा, ठीक है। ये वर्ड यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पहले भी समझा चुके हैं। जितनी भी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम फ्रेम की जाती हैं, जो आपकी बिजनेस ऑपरेशंस को और एक्टिविटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर कोई गवर्नमेंट नया एक्ट ले आती है, वो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी। फॉर एग्जांपल आपका जीएसटी जो चेंज हुआ था, अभी आपकी रिसेंट जो है प्रीवियस ईयर में आपके इनडायरेक्ट टैक्स में एक्ट में भी चेंज हुआ है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स एक्ट जो हमारा पुराना था, अरे इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे सॉरी, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट पुराना वाला था, वो हमारा क्या हो चुका है, अमेंड हो चुका है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, जो हमारा जो पहले से चला आ रहा था, जो इनकम टैक्स एक्ट 1962, उसको अमेंड कर दिया गया है, ठीक है। और उसकी जगह हमारा जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है, उसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025, ठीक है। और ये हमारा कब से जो है इम्प्लीमेंट हुआ है, 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो चुका है। अब जितने भी रेट्स होंगे और जितने भी इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होगा, इसी एक्ट के थ्रू होगा। तो इसी तरीके से टाइम टू टाइम हमारी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट चेंज करती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस भी इन्फ्लुएंस होता है। अभी कुछ साल पहले आप 2019 में, ठीक है, अभी तक आपका कोपरा एक्ट चला आ रहा था 86 वाला, 1986 कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन अभी जो है 2019 में इसे चेंज करके अमेंड करके जो फुल्ली जो 86 वाला था, फुल्ली उसे अमेंड करके हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। अमेंड नहीं कह सकते हैं, रिप्लेस कह सकते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा कोपरा 1986 जो है रिप्लेस हो गया किसके थ्रू, कोपरा एक्ट 2019 के थ्रू। इसी तरीके से हमारा इनकम टैक्स एक्ट भी रिप्लेस हो गया है, इनकम टैक्स रूल एक्ट 2025। तो ये एक एग्जाम्पल है आपको। तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में सारे हमारे क्या आ जाती हैं, एक तरीके से पॉलिसीज़ आ जाती हैं, जो कि हमारे टाइम टू टाइम चेंज होती है। और ये जो हमारी एक्ट चेंज होते हैं, वो इन्हीं पॉलिसीज़ के अंदर होते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो इसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसीज़ होंगी। फिजिकल पॉलिसी है, ये अभी आप आगे पढ़ोगे, इसमें टैक्सेशन और बजटिंग और आपके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सारे आपके रूल्स रेगुलेशन होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी इन्फ्लेशन रेट को जो है गवर्न करने के लिए होगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को गवर्न करने के लिए होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को गवर्न करने के लिए होगी। चलिए अब हमें स्टार्ट करना है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है।
इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं आपके नेट के एग्ज़ाम में भी और हायर एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स में भी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी को हम समझते हैं ये क्या है। फिस्कल पॉलिसी हमारे जो है सरकार की या गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी है जिसके थ्रू गवर्नमेंट टैक्स जो है गवर्नमेंट है वो टैक्स यानी टैक्सेशन को, सेकेंडली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, तीसरा आपका पब्लिक बोरोइंग्स को का उपयोग करके देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो यानी कि फिस्कल पॉलिसी के 3 मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या आ जाते हैं, पहला टैक्स, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और तीसरा आपका पब्लिक बोरोइंग्स आ जाती है, जिसको यूज़ करके गवर्नमेंट आपके देश की या अपनी इकोनॉमी की या आपकी कंट्री की इकोनॉमिक को कंट्रोल करती है। ठीक है, और इससे भी सरल भाषा में कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी और कितना पैसा खर्च करेगी। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट कहाँ से कितना इनकम लेगी, बटोरेगी और उसे कहाँ पे खर्च करेगी, इससे संबंधित सारी पॉलिसीज हमारी फिस्कल पॉलिसीज के अंतर्गत इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट के इनकम ऑफ सोर्स सबसे ज़्यादा बड़ा क्या है, टैक्स, यानी टैक्स से कितना पैसा वसूलेगी और उस टैक्स में कलेक्ट किए हुए हमारा जो फंड्स का जो एक पूल तैयार हो जाता है उसे कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंड करेगी, और अगर उस पैसे से में भी कमी हो जाए खर्च करने में, खर्च करने के बाद जो हमारा टैक्स से आया हुआ पैसा गवर्नमेंट की जो आपकी योजनाएं आती हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या आपकी कह सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड हो या आपकी मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड हो, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जो आपकी कह सकते हैं योजनाएं आती हैं उन पे गवर्नमेंट जो एक्सपेंस करती है वो कम पड़ जाए, तो तीसरा उनके पास होता है पब्लिक बोरोइंग। ठीक है, फिर क्या करती है गवर्नमेंट, उधार लेती है लोगों से और तब खर्च करती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। तो इनसे रिलेटेड जितने भी रूल होंगे वो फिस्कल पॉलिसी के अंदर इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, यानी हमारे 3 पॉलिसीज जो हमारे फिस्कल पॉलिसी में 3 चीज़ों के ऊपर बात होती है, टैक्सेशन पर, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर और तीसरा पब्लिक बोरोइंग पर। ठीक है, तो टैक्सेशन आपको पता है क्या होती है, अभी वो आगे बताएंगे और डिटेल में। ठीक है, अच्छा, जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी आपकी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी आपकी होती है वो क्या होती है, आपकी 2 टाइप की होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं हम लोग साथ में। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी आपकी 2 टाइप की होती है। पहला क्या होती है आपकी, बेटा ये ठीक, फर्स्ट आपकी क्या है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, एक्सपेंशनरी आपके इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, एक्सपेंशन यानी कि किसी चीज को खींचना या बढ़ाना, इंक्रीज करना। और सेकंड आपका है क्या कह सकते हैं इसे, कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी यानी कि सिकुड़ना। ठीक है, या कह सकते हैं डिक्रीज होना। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी स्पेलिंग हो गई है गलत, टाइपिंग एरर है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यानी पहले हमारा क्या है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के जैसा कि इसके नाम से ही प्रेजेंट हो रहा है, किसी भी चीज को इंक्रीज करना। ठीक है, तो इसी से आप याद रखिएगा। तो दिस पॉलिसी इज डिस्टिंग्विश्ड टू बूस्ट द इकोनॉमी, है ना। तो ये वाली जब हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी कब यूज करते हैं, जब हमें अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने की जरूरत हो, महसूस हो। ठीक है, इट इज मोस्टली यूज्ड इन टाइम ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, जब हमारी कह सकते हैं इंडस्ट्री या इकोनॉमी में ज़्यादा से सबसे ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए और रिसेशन आ जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स के रेट को कम कर देती है, लोअरिंग टैक्स एंड स्पेंडिंग मोर, और वन ऑफ द टू द एम इज टू द स्टिमुलेट द इकोनॉमी। ठीक है, यानी क्या करती, टैक्स रेट को कम कर देती है और खर्च को बढ़ा देती है, जिससे क्या होती है, आपकी इकोनॉमी जो है
आगे बढ़ती है और एक्सेलरेट करती है, ठीक है, या एक्सपेंड करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर जो है कमज़ोर नहीं होती है, वीक नहीं होती है, ठीक है। और हमारी इंडस्ट्री में जब हमारा रिसेशन का टाइम पीरियड चल रहा होता है, रिसेशन जो है हमारी इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट कंडीशंस होती है। इन्फ्लेशन में क्या होती है, हमारे सारी चीज़ों की रेट्स बढ़े हुए होते हैं, सब बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा होते हैं, और रिसेशन में क्या होता है, डाउनफॉल चल रहा होता है। तो जब इंडियन इकोनॉमी हमारी डाउनफॉल में हो और उसे बूस्ट करने की ज़रूरत होती है, तो हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। जस्ट अपोजिट इसी का दूसरा आ रहा है हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कम करने की जरूरत पड़े, जहाँ पे जिसे सिकोड़ने की जरूरत पड़े, लेस करने की जरूरत पड़े, स्लो करने की जरूरत पड़े, ठीक है। तो एज द टर्म सजेस्ट द पॉलिसी डिस्टिंग्विश टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ इन केस ऑफ हाई इन्फ्लेशन, है ना। तो जब हाई इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है तो हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज करते हैं, और जब रिसेशन का टाइम होता है तो हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करते हैं। ये दोनों ही चीजें आप बिल्कुल माइंड में मैप कर लीजिएगा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी रेजेस टैक्स एंड कट्स स्पेंडिंग। इसमें क्या होता है, टैक्स को बढ़ाते हैं हम, रेजेस का मतलब टैक्स को हम टैक्स रेट को इंक्रीज कर रहे होते हैं, एंड अपनी खर्चों को कम करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही टाइप के फिस्कल पॉलिसी है, कब यूज की जाती है, एक्सपेंशनरी रिसेशन के टाइम, कॉन्ट्रैक्शनरी आपकी इन्फ्लेशन के टाइम। एक्सपेंशनरी में क्या करते हैं, टैक्स रेट हम लो करते हैं और स्पेंडिंग को बढ़ाते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी में हम टैक्स रेट को रेज करते हैं, बढ़ाते हैं, और स्पेंडिंग को कम करते हैं, ठीक है। क्लियर। अगर आपको इनमें से कोई भी फैक्ट समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। What are the tools of fiscal policy? अब आपके आगे मेन चीज यहाँ पर जो हमारे टूल्स हैं, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के टूल्स क्या क्या हैं, जो पहले हमने आपको बताया था कि देयर आर 2 की टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सबसे पहला क्या है, टैक्सेशन, है ना। टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, टैक्स इम्पोज करना। जैसे कि टैक्स आपको मालूम है 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हमें पता होता है कि हमारी इनकम से ये चीज हमें टैक्स के रूप में पे करनी है, जो हम जानबूझ के पे कर रहे होते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसी टैक्सेस होते हैं जो हम पे कर भी देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये हमने टैक्स पे किया है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स हमें मालूम होता है कि इतनी एक हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर हमारी इनकम है तो हमें टैक्स जो है फाइल करना है और पे भी करना है। और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसी होती है, आप कोई भी सामान लेने जाते हैं, चाहे आपका पेन हो, रबड़ हो, छोटा से छोटा चिप्स है, कोई भी आइटम है, उनकी MRP में आपका टैक्स इंक्लूडेड होता है, और आप उसमें लिखा भी होता है, जब आप कभी देखोगे तो इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, है ना। तो ये टाइप के जो टैक्स होते हैं, जो हम प्रोडक्ट की परचेजिंग अमाउंट के साथ पे कर रहे होते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, क्योंकि उसमें हमें मालूम नहीं होता है कि कितना प्रोडक्ट की प्राइस है और कितना टैक्स का अमाउंट है, ठीक है। तो जो हमारे टैक्सेशन की पॉलिसी है, इसमें 2 टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को गेन होता है, गवर्नमेंट की इनकम होती है ना। तो जब हमारे पास या किसी के पास भी जब सोर्स ऑफ इनकम होगा, तभी हम उसे इनकम को एक्सपेंस कर सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हम आगे खर्च भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला टूल है इसका टैक्सेशन। टैक्सेशन के थ्रू गवर्नमेंट गेन करती है कैपिटल्स का, ठीक है। टैक्स अफेक्ट द कंज्यूमर्स इनकम। टैक्स क्या है, कंज्यूमर्स की इनकम को इफेक्ट करती है, एंड चेंज इन कंसेप्शन लीड टू चेंज इन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपके टैक्स रेट्स होते हैं, क्या करती हैं, आपके कस्टमर्स के इनकम्स को, उनके जो है रियल ग्रॉस GDP को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल 1 लाख की सैलरी आप पा रहे हो, अगर उसमें से आपने 10,000 का टैक्स पे कर दिया, तो आपका क्या होगी, इनकम क्या होगी, इफेक्ट हो रही है, नहीं हो। तो जो इन हैंड आपकी अमाउंट आ रही है वो 90,000। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है।
तो इसी तरीके से आपके टैक्स आपकी इनकम को क्या करती है, इफेक्ट करती है। सेकेंड फैक्टर है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब सरकार जो है या गवर्नमेंट कहाँ पे खर्च कर रही है, जो खर्च कर रही है, ठीक है, या एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंस कर रही है, सॉरी एक्सपेंड नहीं एक्सपेंस, ठीक है। इट इज इंक्लूड वेलफेयर। अब जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो गवर्नमेंट कहाँ यूज करती है, जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स आते हैं, है ना, जो गवर्नमेंट सैलरीज दे रही है सभी एम्प्लॉयज को, सब्सिडीज दे प्रोवाइड कर रही है, जैसे गैस की सब्सिडी मिलती है, और भी जैसे हमारे पुल्स हैं, डैम्स हैं, रोड्स हैं, ये सारी चीज़ें, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट क्या करती है, जो है बनाती है या इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में लगाती है, तो ये खर्च पैसा कहाँ से आ रहा होता है, यही जो जनता का पैसा है, गवर्नमेंट जो है जनता से लेकर जनता की वेलफेयर में या पब्लिक से लेकर पब्लिक वेलफेयर में वो यूज़ करती है। तो पहला टैक्सेशन के थ्रू गवर्नमेंट जो है एक पूल ऑफ फंड्स तैयार करती है, और उस पूल ऑफ फंड्स को कहाँ कहाँ कैसे कितना कब कब खर्च करना है, ये सारा ही डिसीजन गवर्नमेंट का होता है। इन्हीं चीज़ों को हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इंक्लूड करते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टाइप हमारा आ रहा है फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, 4 आपके ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक आपका सही होगा, ठीक है, या फिर ऐसे होगा विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, है ना, तो 4 होंगे, उसमें से एक नहीं हो, 3 आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और एक नहीं होगा, तो उसे आपको चूज करना होगा। और आपको जब भी क्वेश्चन पढ़े तो नॉट वाले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहला इसका क्या है, स्टेबिलिटी लाना है, कौन सी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द रेट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ, ठीक है। तो ये इतने सारे इसके क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन्हें आप रट लीजिएगा। तो जितनी भी हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, प्राइस स्टेबिलिटी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड हो, एलोकेशन रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या हो गया, हमने टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को पैसा दिया और गवर्नमेंट ने उस जो हमारा जो है रिसोर्स ही हुआ ना एक तरीके से, उस रिसोर्स को अलग अलग प्रोग्राम्स में वेलफेयर में यूज़ किया, ये हमारा क्या हो गया, आपका कह सकते हैं इस तरीके से ये गवर्नमेंट ये सब ऑब्जेक्टिव है। तो फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि सबको जो है नौकरी मिले, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट से मतलब है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो 5 हैं वो फुल एम्प्लॉयड हों, मतलब उनका यूज़ एक रेगुलर और बिल्कुल ऑप्टिमल बेसिस पे, और जो है कह सकते हैं आप एक उसमें आता है वर्ड, वो यार ध्यान नहीं आ रहा, इक्वल, हाँ इक्वल हो सब, है ना, इक्वली वर्कड हो, जैसे लैंड है तो वो खाली ना पड़ी हो, एम्प्लॉयड हो, वर्क में लगी हो, लेबर है वो एम्प्लॉयड हो, उनके पास कुछ ना कुछ काम हो, पैसा है वो भी इन्वेस्टेड हो। तो हमारे 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जो है फुली एम्प्लॉयड हों, बिजी हों, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को नौकरी मिल जाए, ठीक है। जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम एलोकेशन हो, ऐसा ना हो किसी को बहुत ज़्यादा मिल जाए किसी को बहुत कम मिले, ठीक है। ये चीज़ है। जो रेट है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेट को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना और कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ को आगे बढ़ाना, ये हमारा फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। टेक्निक्स में आपके 4 टाइप के टेक्निक्स आ जाते हैं, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, पहला है टैक्सेशन पॉलिसी जिसमें कि आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है, ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी क्या होती है ये थोड़ा बता भी चुके हैं, ठीक है। दूसरी आती पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, तीसरी आती है पॉलिसी ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, चौथा आता है आपका पब्लिक डेब्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ये 4 टाइप की पॉलिसी है, ये आपको हम कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस आपने अभी देखा कि जो है ये आपके जो है फिस्कल पॉलिसी में कई टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि फिस्कल पॉलिसी कौन जो है क्या कह सकते हैं इंट्रोड्यूस करती है, तो गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, इसका आपका आंसर ये होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है।
इसकी फिस्कल पॉलिसी के टाइप कौन से हैं, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी में सारी चीज़ें इंक्रीज करना, यानी कि हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करना, बूस्ट करने के लिए टैक्स रेट कम करने होंगे, स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या करना है, हमारा जो है इन्फ्लेशन से निपटने के लिए हमें क्या करना है, अपनी जो कह सकते हैं इकोनॉमी को थोड़ा सा लो करना है, स्लो करना है। इसके लिए हम जो है क्या करते हैं, टैक्स रेट को बढ़ाते हैं और खर्चों को कम करते हैं। ठीक है, टूल्स हमने बताया, टैक्सेशन है, दूसरा क्या है आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, तीसरा इसके ऑब्जेक्टिव्स मोर इम्पॉर्टेंट है, इसमें से ऑप्शंस बना के पूछते हैं, और चौथा आपका फैक्टर आ रहा है टेक्निक्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास को इतना ही रखते हैं। आगे हम कल की क्लास में या नेक्स्ट डे जब भी क्लास होगा, ये आपके टेक्निक्स कंप्लीट कराने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके कह सकते हैं टॉपिक्स हैं, और इनमें से भर भर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास एंड सपोर्ट माई चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें कोई आपको कमी दिखती है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।